बच्चों अब कैपिटल बजटिंग की वाली पीडीएफ स्टार्ट कर रहे हैं हम। लास्ट वीडियो मेरी कट गई थी तो मैं अब यहाँ से इस पीडीएफ के स्टार्ट करें। Capital budgeting decision depends in part on the obviously availability of funds, कितने पैसे अवेलेबल हैं, कितने आपने प्रोजेक्ट्स आपने प्रपोज किए हैं, मतलब जो कौन सा प्रोजेक्ट ज़्यादा फायदा दे रहा है, कौन सा प्रोजेक्ट कम फायदा दे रहा है और कितना रिस्क अवेलेबल है, सब पे डिपेंड करता है। Which of the following is not typical cash flow? क्या चीज़ typical cash flow यानी normally नहीं होती? कब? Related to equipment purchase, यानी जब equipment purchase हम कोई equipment खरीदे या replace करें तो normally ये cash flow नहीं होता। तो पहला क्या है? इंक्रीज इन ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑब्वियसली जब कोई चीज़ खरीदोगे तो कॉस्ट होगी, तो ये वाला नहीं है। ओवरहॉल ऑफ इक्विपमेंट, मैंने ओवरहॉल का मतलब फाइंड आउट किया। ओवरऑल का मतलब है कि किसी भी चीज़ का एग्जामिनेशन करना और फिर क्या कहते हैं टेस्ट करना, उसे देखना मशीनरी वगैरह को। तो ऑब्वियसली अगर किसी चीज़ को रिप्लेस करना है या कोई नया इंस्ट्रूमेंट खरीदना है, पहले हम इंस्ट्रूमेंट को देखेंगे अच्छी तरह, उसका एग्जामिनेशन करेंगे, तो आप क्या करोगे, ओवरहॉल भी आपका नहीं होगा। फिर उसके बाद सैल्वेज वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट व्हेन प्रोजेक्ट इज कंप्लीट। सैल्वेज वैल्यू यानी स्क्रैप वैल्यू। स्क्रैप वैल्यू ऑब्वियसली जब आप प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा, कोई नई प्रोजेक्ट खरीदोगे, नई चीज़ खरीदोगे, तो उसकी कोई ना कोई स्क्रैप वैल्यू तो होगी। कोई इंस्ट्रूमेंट बेचोगे, कोई रीयूज करोगे, कोई रिप्लेस करोगे, स्क्रैप वैल्यू भी होगी, तो ये भी नहीं है। डेप्रिसिएशन, अब देखो जब आप खरीद रहे हो या रिप्लेस कर रहे हो तो डेप्रिसिएशन नहीं आएगा ना, उसके बाद यूज होना शुरू होगा तब डेप्रिसिएशन आना शुरू होगा। तो डेप्रिसिएशन इसका आंसर है कि डेप्रिसिएशन टिपिकली नहीं होता। अब आ जाओ, एन एसेट को 21,000 ये हमारी इन्वेस्टमेंट है विद 30,000 सैल्वेज वैल्यू, एंड में स्क्रैप वैल्यू हमें 30,000 मिल रही है एट द एंड ऑफ 10 ईयर, 10 सालों तक ये चल रहा है। द इफ एनुअल इनफ्लोज आर 30,000, अगर हर साल हमें 30,000 मिल रहा है तो द कैश पेबैक पीरियड इज, भाई हर साल 30,000 हम क्या करते हैं, हम निकालते हैं ना कि कितने साल में हमें मिल रहा है। पहले साल में 3 मिल रहा है, तो या फिर दूसरे साल में 3 मिल रहा है। अभी 4 जीरो को हटा दो, 4 जीरो को यहाँ से हटा दो, यहाँ से हटा दो, हमें 21 चाहिए, हर साल हमें 3 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली 3 7 द 21 होता है। 7 सालों में हमें 21 मिलेंगे। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 3 को तब तक प्लस करते रहो जब 21 नहीं आ जाता। 3 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 3, 7 दफा 3 को प्लस करोगे तो 21 आ जाएगा, तो मतलब 7 सालों में हमें अपनी इनिशियल इन्वेस्टमेंट वापस मिलेगी। A company considering piece of equipment that cash 23,000 उसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट जा रही है, ये वो इनफ्लो डाल रहा है। कैश पेबैक पीरियड कितने, तो हमें 23 चाहिए। पहले साल करेंगे तो 3 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, दूसरे साल में 8 मिल रहा है, 11 हो गए, तीसरे साल में 15 मिल रहा है। 8 11 में 15 करेंगे तो 26 हो जाएगा, सही है। हमें तो 23 चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 2 साल तो लग ही रहे हैं पूरे के पूरे, सही है। तो 2 साल आंसर से देख सकते हो, 2 साल तो लग ही रहे हैं। अब तीसरे साल में हमें 15,000 मिल रहा है, उससे हमें चाहिए कि कितने, तो हम क्या करते हैं, हमने जैसे सीखा कि हम क्या कहते हैं, अच्छा, तो आप नॉर्मली क्या करते हो कि जो बची हुई अमाउंट है 23 चाहिए थे, सही है, माइनस 11 आ गए, तो बची हुई अमाउंट 23 माइनस 11 करोगे तो बची हुई अमाउंट आ जाएगी कितनी हमें चाहिए थी। मिल कितनी रही है तीसरे साल में, 15,000 मिल रही है, तो आप डिवाइड करोगे 15 से, तो आपके पास आंसर आ गया यानी 0.8, यानी 2.8 ईयर्स लग रहे हैं, सही। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। इफ अ कंपनी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, अगर 10% उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है एंड इज यूजिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू, और उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू का जो आंसर आया वो 0 आया, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यानी जब भी हमें पता है कि 0 जो आपका प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न होता है, जिसको हम इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, वो अगर आपका 0 आया है, प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न जिसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, वो कैसे निकालते हैं, हम 0 रख के, एनपीवी की जगह 0 रख के निकालते हैं। तो जब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एनपीवी 0 है, इसका मतलब रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बराबर है प्रोजेक्ट के रेट ऑफ रिटर्न, यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न बराबर है रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। तो हम बोलेंगे प्रोजेक्ट अर्न्स रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 10%, यानी
जो हम लोग रेट ऑफ रिटर्न हमें चाहिए था और जो हमें मिल रहा है वो दोनों बराबर है, तभी तो नेट प्रेजेंट वैल्यू जीरो आ रही है ना। अच्छा, व्हेन अ कैपिटल बजटिंग प्रोजेक्ट जनरेट्स अ पॉजिटिव नेट कैश फ्लो, ज्यादा आ रहा है, सही है। दिस मींस, अच्छा इसका क्या मतलब होता है कि ज्यादा आ रहे हैं नेट कैश फ्लो। हमने वैसे आईआरआर में सीखा है कि जब भी प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न, जिसको इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी कहते हैं, वो अगर ज्यादा आ जाए, सही है, प्रोजेक्ट अर्न्स, अच्छा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न और प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न एक ही बात है, सही है। अब प्रोजेक्ट ज्यादा आ रहा है, सही है, तो हम प्रोजेक्ट को एक्सपेक्ट कर लेते हैं हमारे रिक्वायर्ड से। अगर हमारा प्रोजेक्ट का रेट ऑफ रिटर्न यानी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा आ जाए रिक्वायर्ड से, तो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि अगर पॉजिटिव कैश फ्लो है, दैट मीन्स प्रोजेक्ट अर्न्स रिटर्न हायर देन जितना रिक्वायर्ड था उससे हायर है, मतलब जो हमने आर की वैल्यू रखी थी वो हमारी प्रोजेक्ट उससे ज्यादा अर्न कर रहा है, सही है, तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7। ये भी एनपीवी का फॉर्मूला है। सिंपली क्या करोगे, 15,000 की इन्वेस्टमेंट है, पहले साल में 75,000 को डिस्काउंट कर दोगे, 7,000 को डिस्काउंट कर दोगे, फिर दूसरे साल में 8,000 को, तीसरे साल में 9,000 को 1.15 रख के डिस्काउंट कर दोगे। जो फाइनल आंसर है वो तुम्हारा कैश फ्लो है। इसको इग्नोर करो, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ। The formula to calculate internal rate of return is, internal rate of return calculate करने का फॉर्मूला ये हमने नहीं पढ़ा है, तो जो भी आंसर है उसको याद कर लेना। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न, ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट डिवाइड बाय नेट एनुअल कैश फ्लो। ये मैंने भी देखा है, ये हमने ऐसा फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट वाला कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा है, तो इसको बस याद कर लो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंडेक्स इज क्या कहते हैं, कंप्यूटेड बाय डिवाइडिंग प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। हम किस चीज़ को डिवाइड करते हैं, तो uh, वैसे भी एमसीक्यूज नहीं आते हैं तो देख लेना, इसका भी आंसर दिया हुआ होगा, इसके समय समझने की कोई बात नहीं है। जे हैज 8% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, 8% दिया हुआ है, सही है। तो कंसिडरिंग द प्रोजेक्ट दैट कॉस्ट सेविंग्स ऑफ 20,000 फॉर 5 years, the most would be willing to spend। अच्छा अब देखो, ये प्रेजेंट वैल्यू आ रही है, सही है, और ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी, यानी हमें हम एनवीटी करके दें तो ये पैसे आ रहे हैं। अब देखो यार, ये चीज ना कंफ्यूज कर रही है, सही है? ये हमने ऐसा कुछ भी नहीं पढ़ा, ये पॉइंट्स में दिया हुआ है, जो मुझे पर्सनली नहीं समझ में आया, मैंने यहाँ पे भी यूज नहीं किया, तो मैं यहाँ पे भी यूज नहीं करूँ। बस क्वेश्चन को पढ़ो, 8% आपको पास इंटरेस्ट दिया हुआ है, इज कंसिडरिंग द प्रोजेक्ट वुड प्रोवाइड, हम नहीं लगा रहे, प्रोजेक्ट प्रोवाइड करेगा कॉस्ट सेविंग ऑफ 20,000, हर साल हमें 20,000 मिल रहे हैं, सही है। तो मैंने क्या किया, हर 20,000 को डिस्काउंट कर दिया, प्रोजेक्ट हमारे इनफ्लो दे रहा है, 20,000 को मैंने डिस्काउंट कर दिया। इसमें एनएटी के फॉर्मूले से भी कर सकते थे, डायरेक्ट मैंने डिस्काउंट किया है 20,000 डिवाइड बाय 1.08 हर साल के हिसाब से, तो मेरे पास आंसर आ गया 79,860। मतलब हमें 79,860 से ज्यादा पैसे नहीं देने चाहिए इस प्रोजेक्ट के लिए। क्यों? क्योंकि ये प्रोजेक्ट हमें नेट प्रेजेंट वैल्यू इतनी दे रहा है, सही है, इसके हमें इससे ज्यादा पैसे नहीं देने चाहिए। ये हो गए हमारे एमजी। अब आ जाओ प्रॉब्लम्स पे। अब क्या दिया हुआ है, एल कंपनी कंसिडरिंग टू मशीन शुड बी कंसिडरेबल कॉस्ट इन द cost of machine 14,000, neither is expected salvage value at the end of 4 year, कोई भी scrap value नहीं होने वाली। एल कंपनी require rate of return 12% rate of return है, and the company prefers the project that a project returns its initial outlay within the first half of the project। कंपनी को क्या कहते हैं, कंपनी चाहती है कि जो फर्स्ट जो प्रोजेक्ट है वो उनको रिटर्न इट्स इनिशियल वैल्यू, मतलब जो जितने हमारे पास 14,000 इनिशियली लग रहा है ना, तो कंपनी चाहती है कि पहले आउटले में
2 हिस्से कर लो अगर इसके, तो 4 साल है ना, तो 2 साल इसका फर्स्ट आउटले हो जाएगा। तो फर्स्ट हाफ लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट में कंपनी यानी 2 साल में चाह रही है कि उसकी इनिशियल कॉस्ट वापस हो जाए। यहाँ पे 14,000 है, पहले साल में मशीन ए 10,000 दे रही है, टोटल मशीनरी की कॉस्ट मशीन ए 10,000 दे रही है, और मशीन बी 14 प्लस 10, हाँ पहले साल में 8 प्लस 5 13, और 13 प्लस अगर हम करें तो दूसरे साल तक मिल रहा है। सही है, जो कंपनी चाहती है वो हो रहा है पे बैक पीरियड के साथ। द एनुअल आफ्टर टैक्स कैश सेविंग फॉर ईच मशीन प्रोवाइडेड, ये सारे इनफ्लो है। सही है। कंप्यूट द पे बैक पीरियड ऑफ ईच मशीन, नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, विच मशीन शुड बी परचेज। अच्छा, अच्छा इन मशीन को कॉस्ट ऑफ ईच मशीन 14,000 एक मशीनरी की कॉस्ट है, और दोनों मशीन को कंपेयर करना है कि किस मशीनरी को लेना चाहिए। आप देखो, पहली बात तो 8 और 6, पहली मशीनरी का पेबैक पीरियड 14,000 कब वापस कर रही है, 8 प्लस 6 14 होते हैं, तो 2 साल में पहली मशीनरी वापस कर रही है। सही है, तो पहले मशीनरी का मशीन बी का पेबैक पीरियड हो गया 2, क्यों, क्योंकि 14,000 हो गए, तो इसमें कोई डिवाइड करने की कहानी नहीं है, टोटल 14,000 दूसरे साल में कंप्लीट हो गए। अब पहली मशीनरी पे आओ, 5 5 10, 10 5 15, हमें 14 चाहिए, तो 2 साल तो पूरे लग रहे हैं, लेकिन तीसरा साल कुछ अमाउंट लग रही है। सही, तो 2 साल तो पूरे लग रहे हैं, उसके बाद तीसरे साल में हम हमें 4,000 चाहिए, लेकिन 5,000 मिल गए, तो 4,000 मैंने डायरेक्ट निकाल लिया, लेकिन वैसे नॉर्मली हम क्या करते हैं कि जो बची हुई अमाउंट होती है वो कैसे निकलती है कि 14,000 माइनस 10,000, क्योंकि अभी तक 10,000 आए हैं, 2 सालों में 10,000 आए, डिवाइड बाय जो असल पैसे आ रहे हैं, दैट इज 5,000। हमारे पास क्या आंसर आ गया, 2.8, यानी मशीन ए को 2.8 पेबैक पीरियड है मशीन ए का, और मशीन बी का 2 साल। तो पेबैक पीरियड के हिसाब से तो मशीन बी हम प्रिपेयर करनी चाहिए, क्योंकि कंपनी भी यही चाहती है कि फर्स्ट हाफ में यानी 2 सालों में हमें उसकी इनिशियल वैल्यू मिल जाए, जो कि मशीन बी की मिल रही है, मशीन ए की नहीं मिल रही। दूसरे में नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, तो हम दोनों की नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेते हैं। सही है, तो मैंने क्या किया है, मैंने मशीन बी के लिए क्या कहते हैं सारी वैल्यूज को डिस्काउंट कर लिया, और माइनस 14,000 को ऐसे ही रख लिया। तो हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास आ रहा है मशीन ए के लिए हमारे पास नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है 22,044, 2044, 2044, ये हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है मशीन बी के लिए। जिसकी ज्यादा आएगी ऑब्वियसली हम वो कंसिडर करेंगे, हम मशीन ए कंसिडर कर रही है। तो देखो, अब मैंने नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली है मशीन ए की, जो कि हमारे पास आ रही है 1186, ऑब्वियसली मशीन बी की ज़्यादा आ रही है। तो दोनों लिहाज से क्या कहते हैं 1186 में यहाँ पे लिख देती हूँ, मशीन ए की नेट प्रेजेंट वैल्यू भी कम है और पेबैक पीरियड भी ज़्यादा है, जबकि मशीन बी की पेबैक पीरियड भी कम है और नेट प्रेजेंट वैल्यू भी ज़्यादा है। दोनों लिहाज से मशीन बी बेहतर है, तो हम थर्ड पे क्या कहेंगे, मशीन बी शुड बी परचेज। अब आ जाओ प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2। कंपनी कंसिडरिंग परचेजिंग इक्विपमेंट जो कि 235,000 कॉस्ट कर रही है। द इक्विपमेंट हैज एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ 5 years, और फिर उसके पास कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं बचेगी। कंपनी believes that annual cash inflow for using the equipment will be 65,000, मतलब 5 सालों तक हमें 65,000 मिलेंगे। अब देखो यार, लास्ट मैंने क्या कहते हैं नॉर्मल डिस्काउंट, इसमें हालांकि इक्वल कैश कॉस्ट है, लेकिन मैंने नॉर्मल क्या कहते हैं प्रेजेंट एनपीवी का फॉर्मूला यूज किया था, यहाँ पे मैं एनओटी का फॉर्मूला यूज कर रही हूँ, यहाँ पे भी इक्वल है, दोनों से कर सकते हो। सही है, जब भी इक्वल कैश फ्लोज हैं तो चाहे तो नॉर्मल करो, चाहे तो एनओटी का फॉर्मूला यूज करो। मुझे एनओटी का फॉर्मूला याद रखना मुश्किल लगता है, मैं नॉर्मली करती हूँ, वरना अगर आपको एनओटी का फॉर्मूला याद रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आप वैसे भी कर सकते हो। तो हमारा जो ये रहा एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी का क्या फॉर्मूला होता है, क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हैं तो हम ऑब्वियसली ये फॉर्मूला यूज करेंगे,
आपके है PMT 1 माइनस 1/1 प्लस R की पावर T डिवाइड बाय R। सही है। तो करते हैं, हमारी जो पेमेंट है वो 65,000 है। 65,000 डिवाइड बाय 1 माइनस 1/1 पॉइंट R क्या है 12 की पावर T क्या है 5 साल 5 डिवाइड बाय 0.12। सही। अब इसका आंसर आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू का 23,4310। तो 23,4310 23, ऑब्वियसली हमारा जो नेट प्रेजेंट वैल्यू है वो पॉजिटिव आ रही है, और 4310 नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव आ रही है और ज़्यादा भी आ रही है, तो ऑब्वियसली करना चाहिए एक्सेप्टेबल इन्वेस्टमेंट। अब यही करना है पूरा काम, लेकिन कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10% है। अब देखना है एक्सेप्टेबल है कि नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, बस कॉस्ट ऑफ कैपिटल चेंज कर दूँगी, यानी रेट ऑफ रिटर्न चेंज कर दूँगी। 24,000 ऑब्वियसली ये भी एक्सेप्टेबल है। ऑब्वियसली जब 12% जब ज़्यादा था रेट ऑफ रिटर्न तब एक्सेप्टेबल है, तो कम होने पे तो नेट प्रेजेंट वैल्यू बढ़ी जाती है, तो ये भी एक्सेप्टेबल है। ये होगा नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब आ जाओ, अच्छा अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। सी कंपनी इन्वेस्टिंग अपॉर्चुनिटीज, 4 प्रोजेक्ट्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सही है, जिसमें इनिशियल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज, इनिशियल इन्वेस्टमेंट इतनी चाहिए, ये प्रेजेंट वैल्यू दी हुई है कैश इनफ्लोज की। नेट प्रेजेंट वैल्यू, अच्छा यहाँ पे नेट प्रेजेंट वैल्यू भी हमें खुद ही दी हुई है, एनपीवी हमें डायरेक्ट दिया हुआ है, एंड लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट। तो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स ऑफ ईच प्रोजेक्ट, और उसमें रैंक द प्रोजेक्ट इन टर्म्स ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स। सबसे पहले आ जाओ नेट प्रेजेंट प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। देखो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किसके बराबर है, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स बराबर है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लो डिवाइड बाय इनिशियल इन्वेस्टमेंट, या फिर सम ऑफ डिस्काउंटेड इनफ्लोज। सही है। यानी इसमें हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में हम सिर्फ इनफ्लोज को कंसिडर कर रहे हैं, ऊपर सिर्फ इनफ्लोज को डिस्काउंट कर रहे हैं, और नीचे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से हम डिवाइड कर रहे हैं। सही है, तो इनफ्लोज को कंसिडर कर रहे हैं, आउटफ्लोज को कंसिडर नहीं कर रहे हैं। एक दफा मैं कंफर्म भी कर लूँ। अब देखो इसमें 15,000 हर दफा मिल रहे हैं, तो हम सिर्फ 15,000 वाले को कंसिडर कर रहे हैं, हम आउटफ्लोज को कंसिडर नहीं कर रहे, यानी 243,000 को कंसिडर नहीं कर रहे। सही है। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में भी हम नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोज और क्या कहते हैं इनिशियल इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारे पास अगर हम आए नेट प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ कैश इनफ्लोज ऑलरेडी दिया हुआ है, ये रहा, तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। सही है। इन सबको हम डिवाइड कर देंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट से, दैट इज 480, यानी 567 को 480 से डिवाइड कर दो, 443 को 360 से, 336 को इससे, और 522 को 450 से। जो भी आंसर आएगा वो आपका प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स रहेगा। बस ये याद रखना कि ये इनफ्लोज ऊपर रखते हैं। सही है। नेट प्रेजेंट वैल्यू नहीं रख रहे, नेट प्रेजेंट वैल्यू में आउटफ्लो और इनफ्लो दोनों होते हैं, हम सिर्फ इनफ्लो रख रहे हैं। जबकि जब हम प्रॉफिटेबिलिटी प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स की बात करते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स में ऊपर सिर्फ इनफ्लो रखते हैं, जबकि नेट प्रेजेंट वैल्यू की इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें ऊपर नेट प्रेजेंट वैल्यू रखते हैं, जिसमें इनफ्लोज और आउटफ्लोज दोनों आते हैं। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से अगर रैंक करना हो, तो नेट प्रेजेंट वैल्यू सबसे ज़्यादा है 70 प्रोजेक्ट 2 की, हाँ, फिर उसके बाद है प्रोजेक्ट 4 की, फिर उसके बाद है 3, नहीं नहीं
सबसे ज्यादा है 1, फिर है 2, फिर है 4 और फिर है 3। तो ये रैंकिंग हो गई नेट प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से। और प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स निकाल लो, नेट प्रेजेंट वैल्यू इंडेक्स निकाल लो। ऑब्वियसली सबसे ज्यादा जिसका हो पहले होगा, उसके बाद जिसका हो, फिर उसके बाद जिसका हो, फिर उसके बाद जिसका हो। सही है। ज्यादा कम कम के हिसाब से रैंक कर देना। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे। इसमें भी कॉस्ट ऑफ इक्विपमेंट इनिशियल इन्वेस्टमेंट दी हुई है। एनुअल कॉस्ट सेविंग फ्रॉम न्यू इक्विपमेंट्स हर साल 35,000 होती है। लाइफ ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट 12 साल तक 37,000 आते रहेंगे। एक्सपेक्टेड एनुअल नेट इनकम। अच्छा, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी हो रही है ना, तो उन्होंने डेप्रिसिएशन के बाद नेट इनकम बता दी है डायरेक्ट। तो ये यहाँ पे सिर्फ आउटफ्लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट के बाद ये आउटफ्लो बताया हुआ है। हर साल 37,000 का आउटफ्लो आएगा, लेकिन नेट में 15,000 आ रहे हैं। तो मतलब बची हुई जितनी भी अमाउंट है 37 माइनस 15, जो कि आई थिंक होगा 25, वो चीज क्या होगी, हमारी डेप्रिसिएशन होगी। यकीन 37 माइनस 15। हाँ, जो बची हुई चीज जो गैप आ रहा है नेट इनकम में 22,000 का, वो है हमारी डेप्रिसिएशन। सही है। तो जब आप डिस्काउंट कर रहे होगे, आप प्रेजेंट वैल्यू वगैरह निकाल रहे होगे, तो आप यही कंसिडर करें कि आपको हर साल समझ लो 15,000 मिल रहा है। अच्छा, कंप्यूटर पेमेंट पीरियड ऑफ इक्विपमेंट, पेबैक पीरियड ऑफ 4 और लेस वुड द इक्विपमेंट बी परचेज। अच्छा अच्छा, सबसे पहले पेबैक पीरियड निकालना है। देखो 180,000 की हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और हर साल 37,000 मिल रहा है। तो या तो आप क्या कहते हैं, डायरेक्ट ऐसे निकाल लो, या फिर देखो डायरेक्ट ये वाला जो फॉर्मूला है ना, जो इक्वल, ये देखो हमने जो अभी पेबैक पीरियड के जितने भी फॉर्मूला पढ़े हैं ना, वो इक्वल टाइम पीरियड के थे। सही है। जब अनइक्वल कैश फ्लोज हो ना, तब हम इतनी लंबे काम करनी होती है तब करते हैं। अभी तो हर साल इक्वल मिल रहा है ना, तो हम सिंपली क्या करते हैं, जैसे 180,000 है ना, तो हमने 180 डिवाइड बाय 1000 करना है, 180 डिवाइड बाय 37 रख दो। जो आंसर आएगा वो आपका टाइम पीरियड होगा, यानी 4.86 ईयर्स आपका टाइम पीरियड है। इसको ऐसे भी समझ सकती हो कि 37 पहले साल में 37, फिर दूसरे साल में 37, हमें तब तक प्लस करना होता है जब तक हमारे पास 180,000 नहीं बन सकता। प्लस 37 प्लस 37। अब देखो 4 दफा प्लस करने पर 180,000 से बड़ा हो रहा है, प्लस 180,000 से कम है। फिर दोबारा 37 प्लस करूंगी, पांचवी दफा प्लस करने पे 185,000 से ज्यादा हो गया, कम हो गया। सही है, मतलब ज्यादा हो गया। तो 4 साल तो पूरे पूरे लग रहे हैं। सही। जैसे 37,000, 4 साल तो पूरे पूरे लग रहे हैं, 5वां साल पूरा नहीं लग रहा। तो हम नॉर्मली जैसे करते हैं वैसे ही करेंगे। 4 साल में जितने पैसे बन रहे हैं हमारे पास, 148। सही है। तो हम क्या करते हैं, बचे हुए साल निकालने के लिए 180 माइनस 148 डिवाइड बाय जो असल पैसे आ रहे हैं 37,000। 0.864, तो 4.864 आंसर आया। तो अगर इक्वल कैश फ्लोज हैं तो डायरेक्ट 180,000 को 37 से डिवाइड करो, आंसर आ जाएगा। वरना अगर तुम्हें नॉर्मल जैसा हमने पेबैक पीरियड वाला सीखा है वैसे करना है तो वैसे भी कर सकते हो। सही है। बस ये याद रखना है कि इस 37,000 हर साल का मतलब है 12 साल तक, 0 1 2 3 से लेके 12 तक तुम्हें 37, हर साल 37,000 मिल रहे हैं। सही है। हर साल 37,000 है। बस ये याद रखोगे तो पेबैक पीरियड हो गया। अब वो बोल रहे हैं 4 ईयर और लेस, 4 साल या उससे कम चाहिए। हमारा आंसर 4 से बड़ा आ रहा है। सही है। 4.4 से
कम नहीं आ रहा, 4 के बराबर नहीं आ रहा, हमारा आंसर 4.86 आ रहा है। तो पेबैक पीरियड के हिसाब से इंस्ट्रूमेंट परचेज हमें नहीं करना चाहिए। सही है। अच्छा, अब आ जाओ, तो इंस्ट्रूमेंट परचेज नहीं करना चाहिए, क्यों? क्योंकि 4 साल से ज्यादा लग रहा है, कम या बराबर नहीं लग रहा। अब आ जाओ, कंप्यूट द एनुअल रेट ऑफ रिटर्न ऑफ इक्विपमेंट। अच्छा, अब रेट ऑफ रिटर्न, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न इक्विपमेंट, एनुअल रेट ऑफ रिटर्न निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम एवरेज क्या कहते हैं, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न, एवरेज नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। सही है, एवरेज नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट, एवरेज नेट इनकम डिवाइड बाय एवरेज इन्वेस्टमेंट। एवरेज नेट इनकम हमारी 15,000 नेट इनकम है। सही है। एनुअल नेट इनकम 15,000 है, डिवाइड बाय, जब हम इसको इन्वेस्टमेंट से एवरेज कर देंगे, एवरेज इन्वेस्टमेंट, एनुअल नेट इनकम 15,000। सही है। 15,000 को जब हम डिवाइड कर देंगे, हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट, जिसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं, वो कैसे निकालते हैं कि इनिशियल एसेट प्लस फाइनल एसेट डिवाइड बाय 2। एवरेज इन्वेस्टमेंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनुअल रेट ऑफ रिटर्न। याद रखना है, जब भी एनुअल रेट ऑफ रिटर्न की बात हो तो आप क्या करना है, हमने एनुअल इनकम रखनी है ऊपर, जब एनुअल रेट ऑफ रिटर्न की जब बात हो। जब अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न की बात हो तो ऊपर क्या रखना है? एवरेज नेट इनकम। एनुअल नेट इनकम इज डिफरेंट फ्रॉम एवरेज नेट इनकम। ठीक है, बस ये बात याद रखना। अब आ जाओ, अब देखो 16.66 ज्यादा है ना 14% से, तो हम क्या करेंगे, हम एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर कम होता तो हम रिजेक्ट कर देते। आ जाओ, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5 पे। P company is considering 5 year project, 5 year project है, इसमें इन्वेस्ट 62,000 कर रहे हैं, कैश फ्लो हर साल 16,200 मिल रहा है, कंपनी रिक्वायर्ड मिनिमम रेट ऑफ 12%, कैलकुलेट इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न टू डिटरमाइन वेदर वी शुड एक्सेप्ट और रिजेक्ट द प्रोजेक्ट। अब पहले मैं कैलकुलेटर पे इक्वेशन लिख रही हूँ, फिर कंटिन्यू करते हैं। अब देखो, मैंने पूरी इक्वेशन कैलकुलेटर में लिख ली है, बाकी -62,000। अब चाहती तो क्योंकि 16,200 हर साल को डिवाइड कर देती, वन वन प्लस एक्स की पावर, वन प्लस 16,200 डिवाइड बाय वन प्लस एक्स की पावर 2, इसी तरह वन प्लस एक्स की पावर 3। 16,200 कॉन्स्टेंट अमाउंट थी, तो मैंने इंस्टेड के मैं 5 दफा वो लिखूं जिससे लंबी इक्वेशन हो जाती है, मैंने एनवीटी का फॉर्मूला लगा दिया, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनवीटी का। सही है, क्योंकि हमें प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है, और आर की जगह पे क्योंकि मुझे आर निकालना है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में हम निकालते हैं हमेशा आर, क्योंकि मुझे निकालना है, तो मैंने इसलिए क्या कहते हैं, वो डिवाइड कर दिया, क्या कहते हैं, आर की जगह पे एक्स लिख दिया। अब मैं सिंपली कुछ भी नहीं करूंगी, शिफ्ट दबाऊंगी, सॉल्व दबाऊंगी, और मेरे पास एक्स की वैल्यू आ जाएगी। शिफ्ट सॉल्व टू शिफ्ट, हाँ, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू आ गई, जो कि है 0.09627। सही है, ये मेरे पास एक्स की वैल्यू यानी आर हमारा आया है 9.6%। सही है। तो ये कहते हैं कैलकुलेट वेदर इट शुड एक्सेप्ट द प्रोजेक्ट। देखो, हमारा रेट ऑफ रिटर्न क्या आ रहा है, 9.6%, जबकि रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 12, क्योंकि हमारा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कम है, 12 9.6 कम है 12